गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केस स्टडी बेल्जियम और श्रीलंका की देखी है। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की केस स्टडी को हम लोगों ने अच्छे से समझा, वहाँ की एथनिक कंडीशन को हम लोगों ने समझा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी में क्यों टेंशन बनी हुई है, इन बातों को भी हम लोगों ने समझा था। फिर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या था। भाई एक जगह यानी श्रीलंका में जो है वो क्या हुआ कि वहाँ पर सिविल वॉर हुआ, आपस में उसी देश के लोग जो है, उसी देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो आपस में लड़ने लग गए। बेल्जियम में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भाई बेल्जियम में क्यों नहीं हुआ? बेल्जियम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग था वो इस तरीके से बनाया गया ताकि हर कम्युनिटी, चाहे वो मेजॉरिटी की हो या माइनॉरिटी की हो, सभी को जो है वो इक्वल पावर शेयरिंग, सभी के साथ इक्वल पावर शेयरिंग की गई, सभी को इक्वल पावर्स दी गई, सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस कंट्री में दी गई। तो वहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी इस तरीके की सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट नहीं हुई, बल्कि बेल्जियम जो है वो और भी अच्छे तरीके से अपना जो डेवलपमेंट है वो करने लगा। दूसरी तरफ अपोजिट में देखा गया कि जो श्रीलंका है वहाँ पर इक्वल पावर शेयरिंग नहीं हुई। वहाँ पर पावर शेयरिंग इस तरीके की फीलिंग को लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के पीपल्स अपने आप को उस कंट्री से जोड़ सकें, उस कंट्री के जो है वो इक्वल सिटीजन्स मान सकें। माइनॉरिटी पीपल्स हमेशा ये कहते रहे कि हम जो है वो एक इग्नोर्ड सिटीजन्स की तरीके से जाने जाते हैं, एक दोयम दर्जे के नागरिक हैं हम इस देश में, जिसकी वजह से उनके अंदर जो असंतुष्टि की भावना है वो उनके अंदर पनपती है और फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप होता है। फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब एक अलगाववाद की भावना भड़कती है, जिसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट तमिलम की डिमांड करते हैं, एक अलग जो है वो तमिल स्टेट की डिमांड करते हैं और सिविल वॉर क्रिएट होती है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर देखी गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाई बेल्जियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ, बेल्जियम में जो सिविल वॉर है वो क्यों नहीं हुआ, कैसे उन्होंने जो है वो लोगों के साथ इक्वल पावर शेयर्स की। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियन लीडर्स took a different path. They recognized the existence of the regional differences and the cultural diversities between the 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो बेल्जियन लीडर्स हैं उन्होंने श्रीलंका वाले रास्ते को ना अपना करके एक डिफरेंट पाथ को चूज किया और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस। जो क्षेत्रीय डिफरेंसेस थे, रीजनल डिफरेंसेस थे, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ उनकी कंट्री में थी, उन सारी चीज़ों को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उसकी पहचान की और उसको जो है वो कंट्री के साथ जोड़ने की कोशिश की। ऐसा कब हुआ? बिटवीन 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। ऐसा जो है वो बार बार करने का वो प्रयास करते रहे कि किसी भी कल्चर के पर्सन को, किसी भी कम्युनिटी को ऐसा न लगे कि उनके साथ जो है वो उनका जो संविधान है, उनके देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार कर रहा है या फिर इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो किसी एक कम्युनिटी के पक्ष में है, दूसरी कम्युनिटी के पक्ष में नहीं है। ऐसा जो है वो लोगों के अंदर फीलिंग ना आए, इसके लिए उनके संविधान को 4 बार अमेंड किया गया। अमेंड करने का मतलब आप समझते ही हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविज़न को लेकर के कोई बदलाव किए जाते हैं, उसमें कुछ जोड़ा या घटाया जाता है, तो उसे जो है वो अमेंडमेंट कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स जो है वो अमेंडमेंट किए गए बिटवीन 1970 टू 1993, ताकि जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और जो रीजनल डिफरेंसेस हैं इनको रिकग्नाइज किया जा सके। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, ताकि सारे के सारे लोग जो देश में हैं वो एक साथ मिलजुल कर रह सकें, विद इन द सेम कंट्री, एक ही देश में रह सकें, अलग देश अलग राष्ट्र की डिमांड न करें। जैसे कि वहाँ पर तमिलम ने अलग जो पीपल्स थे तमिल वाले, उन्होंने अलग एक तमिलम की डिमांड की थी। ऐसी कंडीशन जो है वो किसी कंट्री में ना आए या बेल्जियम में ना आए, इसके लिए उन्होंने जो है वो क्या किया कि ऐसे संविधान को जो है वो बनाने की कोशिश की जिससे कि उस संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सभी लोग एक साथ रह सकें और एक ही कंट्री में रह सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो देखिए उसके लिए क्या होता है, इसमें बोल रहे हैं कि द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट
इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, किसी भी कंट्री से इनका जो ऐसा जो अरेंजमेंट रहा, ऐसी जो व्यवस्था रही वो एकदम डिफरेंट रही, एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, और बहुत ही इनोवेटिव भी रही। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल, यहाँ पर बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। भाई बेल्जियम की ही जो है वो कहानी को केस स्टडी के रूप में आपके सामने इस चैप्टर में क्यों रखा गया, क्योंकि उनका जो मॉडल था वो बिल्कुल यूनिक था, पावर शेयरिंग का जो मॉडल था वो बिल्कुल यूनिक था। तो बेल्जियम के ऐसे पावर शेयरिंग के मॉडल को ही बेल्गियन मॉडल कहा गया है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बेल्गियन मॉडल, और ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ द बेल्गियन मॉडल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री, है ना। तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बेल्गियन मॉडल क्या था, कैसे वहाँ पर पावर शेयरिंग की गई थी, उनको यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. Okay? देखिए क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, जैसे डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं इनकी कम्युनिटी से जो मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे वो इक्वल बनाए जाएंगे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के जो पीपल्स हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा, यानी मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको इक्वली डिवाइड किया जाएगा डच और फ्रेंच पीपल्स में। ओके, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग पीपल है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, इनके इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रह सकें। कभी इनको इस तरीके की फीलिंग ना हो कि हाँ हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच पीपल्स की पावर जो है वो ज़्यादा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बायस्ड है फ्रेंच पीपल्स को लेकर के, या फिर डच पीपल्स को लेकर के बायस्ड है, ऐसा कोई ब्लेम ना आए। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसमें कहा गया है कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, कुछ इस तरीके के स्पेशल लॉज बनाए गए, रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ताकि सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं इनकी मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं इनके सपोर्ट्स को जो है वो यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजंस यूनिलेटरली, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी चाहे वो मेजॉरिटी ही क्यों ना हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी वाली जो है वो कम्युनिटी ही क्यों ना हो, वो अकेले मिलकर के अकेले जो है वो कोई डिसीजन ना ले सके, बाकी लोगों को भी उसमें सम्मिलित करना पड़े, शामिल करना पड़े। तो इन बातों को यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट बताया गया है। ओके, देखिए कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों बराबर होंगे, मिनिस्टर के रूप में बराबर रखे जाएंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के पीपल्स हैं इनके सपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे। ठीक है, दस नो सिंगल कम्युनिटीज, ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी किसी भी डिसीजन को ना ले सके। कंट्री में अगर कोई डिसीजन लिया जाना हो तो उसमें सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, है ना, इनका मिला जुला जो है वो उसमें कंक्लूजन आना चाहिए, इनका मिला करके ही कोई समर्थन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से लिया जाए ताकि जो डिसीजन है वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो, एक पक्षीय जो है वो कोई निर्णय ना हो। इस बात को यहाँ पर कहा गया है कि दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजंस यूनिलेटरली। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट of the two regions of the country, the state government are not subordinate to the central government, यानी many powers of the central government have been given to the state government, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ठीक है, ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के दोनों रीजन्स जो हैं यानी कैपिटल रीजन और कैपिटल के अलावा जो रीजन जो क्षेत्र हैं दोनों को जो है वो इस तरीके की पावर्स दे दी गई ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इस पर इस तरीके का ब्लेम ना आए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सो दैट इज़ वाई इसमें ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जिनको लेकर के किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। ठीक है, ताकि ये जो है वो सेटिस्फाई रह सके और जो रीजनल डेवलपमेंट है वो इनकी अकॉर्डिंगली हो सके।
आगे कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट, ये कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उसका जो अपर बॉडी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर सबऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट होती तो वहाँ पर ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी बात कहे तो स्टेट गवर्नमेंट को उसे ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके मान लेना है, अंडरस्टूड। उनका जो है वो वेलफेयर किस में है, उनके पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंगली उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, दैट विल बी डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो किसी भी तरीके से कोई प्रेशर नहीं होगा, इस बात को यहाँ पर बताया गया। तो इससे क्या हुआ कि सारे के सारे जो स्टेट गवर्नमेंट थी, सारे के सारे जो रीजनल पावर्स थी, है ना, उनको इक्वल जो है वो इम्पोर्टेंस मिली। और किसी ने भी ये नहीं जो है वो समझा कि उनको जो है वो कंट्री में एक तरीके से कोई बायस्ड बिहेव हो रहा है या उनके साथ जो है वो उनके वेलफेयर, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा जो है वो उन्हें फील नहीं हुआ। अगला जो पॉइंट है उसमें देखिए क्या बोल रहा है बेटा, ब्रसेल्स has a separate government in which both the communities have equal representation। जो ब्रसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल, वहाँ की बात यहाँ पर कही गई है कि उसकी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, ठीक है। विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दोनों डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, यानी दोनों कम्युनिटी के बराबर जो प्रतिनिधि, बराबर जो नेता, बराबर जो लीडर्स थे उनको चुना गया था सरकार चलाने के लिए, संख्या में बराबर ही होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया। दे विल बी इक्वल इन द नंबर्स to present their communities in the Brussels, in that means in the capital region, okay। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि the French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted the equal representation in the central government। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो डच स्पीकिंग पीपल्स हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, इनकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो सिस्टम है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज हो जा रहा था। पुराने वाले वीडियो में आप लोगों ने इस बात को देखा था कि ऐसी कम्युनिटी जो कैपिटल रीजन में मेजॉरिटी में है वो बाकी पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, और ऐसी कम्युनिटी जो बाकी पूरे कंट्री में कैपिटल रीजन को छोड़ के बाकी पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है, वो आकर के कैपिटल रीजन में माइनॉरिटी में हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल कर रहने का यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट सुझाया गया। ये कहा गया कि अगर तुम उन्हें ऐसी कम्युनिटी जो कैपिटल रीजन में मेजॉरिटी में है वहाँ पर रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उनको वो इक्वल इंपॉर्टेंस देगी, तो कैपिटल रीजन के बाहर ऐसी कम्युनिटी जो कैपिटल रीजन में माइनॉरिटी में वो बाहर मेजॉरिटी में है, तो कैपिटल रीजन के बाहर वो मेजॉरिटी के पीपल्स, बाकी जो पीपल्स हैं जो डच स्पीकिंग पीपल्स हैं, उनको वो जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सिविल वॉर ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले, ओके। लास्ट में देखिए ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में आप देखते हैं इंडिया में कि यहाँ पर भी जो है वो जो टीयर्स हैं, 3 टीयर्स में जो है गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। बेल्जियम की यहाँ पर बात कही जा रही है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर एक तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी जो कम्युनिटी थी इनका जो चुनाव है वो ऐसे लोगों के द्वारा होता था जो एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ओके। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, इन तीनों की जो है वो अपनी एक सरकार होती थी, अपने अपने ग्रुप के लीडर्स जो है वो चुनते थे, ताकि सारे ऐसे जो लीडर जो अपनी कम्युनिटी से चुन करके आए हैं वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए आवाज़ें उठा सकें, ठीक है ना। नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं भी रहते हों उसका कोई मतलब नहीं, बस वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हों, उस पूरी कम्युनिटी के लोग उनको अपना नेता मानते हों, ऐसे पर्सन को चुना जाएगा। और वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन पूरे कंट्री में जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसमें ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उसका यहाँ पर कोई नुकसान हो, है ना। सो दे हैव टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल
एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, ऐसी गवर्नमेंट को हमेशा ऐसी शक्ति दी गई है कि वो ऐसी गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को जो है वो वहाँ पर मैनेज करे। ओके, तो ये था बेल्जियन मॉडल, जिसने बेल्जियम में इक्वल पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को दिखाया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो पीसफुली रह रही है और डेवलप कर रही है।